Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की. In this chapter we are going to cover the following topics: introduction, Dobereiner's trade, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, modern periodic table and trends in modern periodic table. So without any further delay, let's get started. Welcome to the world of chemistry, where all the substances are categorized in the form of atoms and molecules. अगर कोई भी substance individually exist करता है तो हम उसे atom बोलते हैं. अगर कोई भी substance combination में groups में exist करता है then it is known as molecules. अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई करें देन वी विल गेट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय सेम एटम आर नोन एज एलिमेंट्स, whereas molecules that are formed by different atoms are known as compounds. Elements purest form के अंदर होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, whereas अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स बट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. जैसे कि हम अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं H2O, इट बिकम्स वाटर. अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो एलिमेंट होता क्या है? द टर्म एलिमेंट इन केमिस्ट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एटम्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एलिमेंट वो एटम होता है जिसके अंदर उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. Scientists just confirmed the creation of 118 elements, whereas there are more elements to be discovered. Scientists ने confirm किया है कि 118 elements आज की तारीख तक डिस्कवर हो चुके हैं, whereas अभी भी बहुत सारे elements ऐसे हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं. The basic elements always remain the same. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है आयरन, जिसे हम Fe सिंबल से डिनोट करते हैं. उसके एटम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं वो आइडेंटिकल हैं टू द आयरन एटम्स दैट आर फाउंड ऑन मीटियोराइट्स. नॉट इवन मीटियोराइट्स, अगर हम मार्स की भी बात करें, मार्स की रेड सॉइल के ऊपर जो आयरन एटम्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं टू दैट ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एलिमेंट्स चाहे किसी भी जगह पे हों, चाहे किसी भी स्टेट में हों, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं. अब जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो जाहिर सी बात है हमें हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है. सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या है. क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सेपरेटिंग डिसिमिलर वंस. क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो सिमिलर हैं उन्हें एक ग्रुप में डालना और जो डिसिमिलर हैं उन्हें सेपरेट कर देना. जनरली ऐसा हम अपने डेली लाइफ्स में भी करते हैं. अगर हम हमारे घर में भी कोई एक चीज रखते हैं, वी ट्राई टू कीप इट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर क्लासिफाइड वे, ताकि हमें उन चीजों को ढूंढने में आसानी हो. अगर आप कभी भी किसी सुपरमार्केट में जाओ तो आप ये चीज देखोगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर क्लासिफाई करके रखा जाता है ताकि आपको वो सारी चीजें इजीली मिल जाएं. अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है. व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स. देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल नाउ and it is very difficult to study all of these elements separately. अगर हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए याद रख पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल बना देगा. हेंस सारे एलिमेंट्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं. अब ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है? All the 118 elements are arranged in a form of table which is known as periodic table. Out of these 118 elements, 98 elements are naturally occurring, whereas rest of the elements are man-made elements.
अब ये 118 एलिमेंट्स का बना हुआ पीरियोडिक टेबल दरअसल में उन सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है जो अपनी किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से एक सिमिलर कैटेगरी में डाले गए हैं. द पीरियोडिक टेबल. Periodic table is organized like a big grid. Each element is placed in a specific location because of its atomic structure. Periodic table एक बहुत बड़े ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां हर एक एलिमेंट को या उनकी स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से रखा जाता है. अब ये लोकेशन डिसाइड कैसे की जाती है? इट इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट. पीरियोडिक टेबल के अंदर भी रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज द रोज एंड फ्रॉम अप टू डाउन इट इज कॉलम्स. ईच रो एंड कॉलम हैज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. हर एक रो की, हर एक कॉलम की अपने आप में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो कि एक ही कॉलम के अंदर आते हैं, इन दोनों के अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं. Whereas potassium and calcium, which forms a different row, also share some different characteristics. Magnesium and sodium also share the same qualities because they are in same period. Both of them have similar electronic configuration. Periods. When you look at a periodic table, each row is called a period. जब भी हम periodic table को देखते हैं, इसके अंदर मौजूद हर एक रो पीरियड है. हर एक एलिमेंट की उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. फॉर एग्जाम्पल every element in top row, that is the first period, will have one orbital, whereas in the second row every element will have two orbitals. As we move downwards, each row adds an orbital. जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हर एक रो के अंदर एक एक ऑर्बिटल ऐड होता रहेगा. एट दिस टाइम देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 ऑर्बिटल्स. ग्रुप्स. द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो हैज अ स्पेशल नेम फॉर इट्स वर्टिकल कॉलम्स. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप कहा जाता है. द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर ऑर्बिटल. यानी कि सारे एलिमेंट्स के ग्रुप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर. दोज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हेंस हर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम इन ईच एलिमेंट. अगर आपने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एकदम टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं. दे आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब ये एकदम टॉप के ऊपर क्यों है? हाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्पेशल एलिमेंट्स. इनमें स्पेशल क्या है? हाइड्रोजन इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है. इट ओनली हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. Whereas helium is special in its own kind because it is stable with only 2 electrons in its outer valence shell. हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैसे अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जगह होती है. हेंस हीलियम ऑलरेडी बैलेंस्ड एलिमेंट है, इसलिए इसे हम नोबल गैसेस की कैटेगरी में डालते हैं. लेकिन ये सारे एलिमेंट्स एक ही दिन में डिस्कवर नहीं हुए थे. इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर होने के लिए बहुत सालों का समय लगा. इट टुक ईयर्स टू डिस्कवर ऑल द एलिमेंट्स. और जैसे जैसे ये एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी चेंजेस आते गए. अब हम बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई. इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. लेकिन धीरे धीरे थोड़े से एडवांसमेंट के बाद 1865 तक वी हैड अबाउट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. आज के समय की अगर बात की जाए तो आज हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स मैन मेड हैं और काफ़ी एलिमेंट्स नेचुरल हैं. बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के बाद आज हमारे सामने 118 एलिमेंट्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को
यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया. The scientists who had their contributions in forming the periodic table were Dobereiner, Newlands and Mendeleev. इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों पीरियोडिक टेबल्स और इन तीनों साइंटिस्ट्स के बारे में बात करेंगे. जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर बदलाव आते गए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डोबराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. जोहेन डोबराइनर ने 1829 में पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज लाने की कोशिश की. Dobereiner was the first scientist to show the relationship between the properties of elements and their atomic masses. Dobereiner पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और उनके एटॉमिक मासेस को आपस में रिलेट करके एक कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश की थी. 1829 में डोबराइनर ने देखा कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं. When the elements were arranged in order of increasing atomic masses, उन्होंने देखा कि तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं जिनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. These groups of three elements having similar properties were known as trades. यही रीज़न है हम इस थ्योरी को डोबराइनर्स ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं. The atomic mass of middle element of trade was equal to the mean of atomic mass of other two elements. अब ये डोबराइनर्स ट्रेड की थ्योरी क्या कहती है? डोबराइनर के अकॉर्डिंग atomic mass of middle element of trade was equal to the mean of atomic mass of other two elements. बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है. लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स. सबसे पहले अगर हम एल्कलाई ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का एक ग्रुप तैयार किया डोबराइनर ने जिनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी और इनका एक ट्रेड बना दिया. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? ऑल ऑफ दीज वर मेटल्स. All of these reacted with water to form alkali and hydrogen gas. All of them had valency of 1. Hence they were monovalent. इन तीनों प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज देखते हुए उन्होंने इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, जिसमें लिथियम सबसे पहले विद एटॉमिक मास ऑफ 7, उसके बाद सोडियम विद एटॉमिक मास ऑफ 23 एंड आफ्टर दैट पोटेशियम विद एटॉमिक मास ऑफ 39. अब डोबराइनर ट्रेड की थ्योरी के अकॉर्डिंग लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का मीन यानी कि 7 + 39 अपॉन 2 दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. तो एल्कलाई मेटल का जो ग्रुप तैयार किया था डोबराइनर ने दैट वाज सक्सेसफुल. दूसरा ग्रुप तैयार किया गया था द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स. इस कैटेगरी के अंदर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम के एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेड बनाया गया. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया गया? ऑल ऑफ दीज वर मेटल्स, ऑल ऑफ देम वर ऑक्साइड्स, ऑल ऑफ देम हैड ऑक्साइड्स प्रेजेंट विच वर एल्कलाइन इन नेचर, एंड ऑल ऑफ देम हैड अ वैलेंसी ऑफ 2, दैट मीन्स ऑल ऑफ देम वर डाइवैलेंट. अब इन्हें भी इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया गया. सबसे पहले कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम एंड आफ्टर दैट बेरियम. एंड सिमिलरली मीन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स वाज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ मिडल एलिमेंट. थर्ड ग्रुप ऑफ डोबराइनर वाज नोन एज द हैलोजन ग्रुप. एलिमेंट्स वर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई कि ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, all of them react with water and form acids, and all of them had valency of 1, hence they were monovalent. And as usual or mean of the rest of two atomic masses was nearly same to the third one. Hence Dobereiner का ये concept of comparing chemical properties and atomic masses was successful at some extent. लेकिन ये पूरे तरीके से कारगर साबित नहीं हुआ एंड इट हैड अ फ्यू लूप होल्स इन इट. डोबराइनर कुड ओनली फाइंड 3 ट्रेड्स
जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तब तक 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोबराइनर सिर्फ ऐसे 3 ट्रेड ही हमारे सामने ला पाए। और दूसरी चीज ये कि उस समय तक सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, हेंस डोबराइनर का जो ट्रेड था वो आगे डिस्कवर हुए एलिमेंट्स के ऊपर सक्सेसफुल नहीं माना गया। John Alexander Newlands was an English chemist who was born in London, England, और इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। जॉन न्यूलैंड्स ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एक कोशिश 1865 में की, जब हमारे पास नियरली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। डोबराइनर की गई कोशिश नाकाम हो जाने के बाद जॉन न्यूलैंड ने एक नया अलग तरीका निकाल के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने एक पीरियोडिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया एंड ही नेम्ड इट अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Have you ever played piano or keyboard? If you clearly observe them, there is a fixed pattern of 8 keys repeating. अब ये 8 keys और कुछ नहीं, हमारे 8 म्यूजिकल नोट्स यानी कि सा रे गा मा पा धा नी एंड सा once again. This set of 8 musical notes is known as octave. जॉन न्यूलैंड ने म्यूजिक के अंदर यूज आने वाले ऑक्टेव्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल में लिया। अब जिस तरीके से हमारे म्यूजिकल नोट्स में पहला और 8वां म्यूजिकल नोट रिपीट होता है, न्यूलैंड यूज्ड द सेम concept to classify elements in the periodic table. He stated that every 8th element had the property similar to the first element. For example, lithium and sodium possess same chemical properties. Similarly, boron and aluminium also have same properties. Law of octaves stated that when elements are arranged in the order of increased atomic weight, every 8th element had similar property to the first. Newland arranged all the 56 elements from hydrogen to thorium in the terms of increased order of atomic weights. और उन्होंने इनके बीच में एक कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। न्यूलैंड्स की इस कंट्रीब्यूशन के बावजूद इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स रहे जिनके कारण ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सक्सेसफुल नहीं रहा। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज नहीं किया जा सका। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था फेल हो गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज कंसिडर्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट। न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। काफी सारी जगहों पे न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की, और ऐसे 2 एलिमेंट्स जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल, which possess totally different properties from chlorine and bromine, but were placed in the same group by Newlands. There were a few more elements जिन्हें न्यूलैंड ने साथ में अरेंज किया था ताकि वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट हों। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आर सपोज्ड टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज्ड एटॉमिक वेट्स, बट कोबाल्ट और निकल के केस में ऐसा नहीं था। Cobalt with atomic weight of 58.9 was placed before nickel with atomic weight of 58.7, which contradicted his assumption to arrange the elements in periodic table. न्यूलैंड के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते और इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होता, लेकिन आज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती 118 तक है। दैट क्लियरली मीन्स कि न्यूलैंड का ये एजम्पशन भी पूरे तरीके से गलत था। आफ्टर एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय न्यूलैंड, नेक्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वाज डन बाय दिमित्री मेंडलीव इन 1871. Next we are going to discuss the properties considered by Mendeleev to classify the elements. Elements को एक सीक्वेंस में क्लासिफाई करने की एक और कोशिश दिमित्री मेंडलीव ने 1871 में की। Dmitry Mendeleev was a Russian chemist and an inventor
उन्हें जाना जाता है उनके पीरियोडिक लॉ के लिए एंड हिज फार साइटेड वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. मेंडलीव ने इन सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया. वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे गैसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. Mendeleev figured out some similarities in the properties of these elements. On the basis of these similarities, Mendeleev started to form groups of these elements. Mendeleev made 63 cards for these 63 elements. इन कार्ड्स के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक मासेस और उनके ऑक्साइड्स लिखे and he started arranging them in order of their increased atomic masses. He started observing that elements having similar property actually started forming groups. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़े गए थे. He named these gaps as Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon, which were later discovered and known to be scandium, gallium and germanium. मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया. According to him, the physical and the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. यानी कि एलिमेंट्स के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी उनके एटॉमिक मासेस की वजह से है. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केसियम एंड फ्रेंशियम, और हम इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दें, then we can clearly see a pattern in which we can arrange them. Periodicity of properties. Periodicity of properties का सिंपल सा मतलब है कि एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना. The repetition of properties of element after a certain regular interval. उन्होंने देखा कि सिर्फ एक या दो नहीं, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया जा सकता है. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से कैटेगराइज किया और उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़े. गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर किए गए जिनके लिए मेंडलीव ने ऑलरेडी गैप्स छोड़ दिए थे. दैट मीन्स हिज थ्योरी एंड हिज अप्रोच वाज क्वाइट प्रैक्टिकल कि आने वाले टाइम में और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं. ही कुड प्रिडिक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल. उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स की पोजीशंस की प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन मेड बाय द नेबरिंग एलिमेंट्स. ही कुड प्रिडिक्ट एरर्स इन एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. उन्होंने इसी मेथड के थ्रू काफी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स में आने वाली गलतियों को भी पकड़ा. इन सारे एफर्ट्स के बावजूद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अभी भी कुछ लूप होल्स थे. Now let's discuss a few limitations of Mendeleev's periodic table. No fixed position for hydrogen. Mendeleev अपने periodic table के अंदर हाइड्रोजन की कोई फिक्स जगह नहीं बता पाए. Mendeleev के periodic table के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को एल्केलाई मेटल्स और हेलोजेंस के ग्रुप में डाला गया, यानी कि 17th ग्रुप में डाला गया. और हम सबको क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन एक एल्केलाई मेटल नहीं है. नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स. अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस के अंदर डिफरेंस आता है. दे आर नोन एज आइसोटोप्स. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 हैड नो प्लेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास. कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं रखी गई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकल एंड कोबाल्ट की बात करें तो निकल विद एन एटॉमिक मास ऑफ 58.7 वाज प्लेस्ड बिफोर कोबाल्ट दैट हैड एटॉमिक मास ऑफ 58.9. यानी कि जो उनका कंसेप्ट था कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्हें अरेंज करेंगे, उसे वॉयलेट किया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ने. एंड फाइनली
The struggle was ended in 1913 by Henry Moseley. पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट के लिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस से ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टी मानी गई अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजली. Modern periodic table provided solutions to all the problems faced by Mendeleev classification of elements. In Mendeleev's periodic table, number of elements between two elements cannot be predicted. दो elements के बीच कितने elements होंगे ये बताया नहीं जा पा रहा था, लेकिन in modern periodic table, how many elements would be there between two elements could be easily predicted. Let's take one element boron and the other element fluorine. As we all know, atomic number of boron is 5 and fluorine is 9. As we can clearly see, space between boron and fluorine is of 3 elements, that is with atomic number 6, 7 and 8. Hence, with the help of atomic number, we can predict exact number of elements between two elements, which are carbon, nitrogen and oxygen. In Mendeleev's periodic table, increasing order of atomic mass is not followed everywhere, but in modern periodic table, all the elements are arranged in terms of their increasing atomic number. Let's take a look at Mendeleev's periodic table and take the example of aluminium and silicon. जैसा कि हमें पता है, atomic mass of aluminium is 30 and atomic mass of silicon is 28.1. But still, silicon was placed after aluminium, which was against the property of Mendeleev. But if we consider atomic numbers, aluminium has atomic number of 13 and silicon has atomic number of 14. Hence, arrangement of aluminium before silicon was justified in the modern periodic table. In Mendeleev's periodic table, there was no place for isotopes. But modern periodic table assigned fixed positions to isotopes. For example, isotopes of carbon with atomic mass of 12 and 14 were arranged together in Mendeleev's periodic table because there was no separate place for isotopes. Whereas in modern periodic table, both of the isotopes were arranged in the same place since carbon has atomic number of 6. Hence we can say all the limitations of Newland's periodic table and Mendeleev's periodic table were taken care of in Henry Moseley's modern periodic table. Now let's discuss the structure of modern periodic table. Modern periodic table की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर के कंसिडरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से डिनोट करते हैं एज इट्स सिंबल, इट इज इक्वल टू number of protons present in nucleus of the atom. Modern periodic table के अंदर 18 vertical columns थे which is known as groups and it had 7 horizontal rows which was known as periods. On moving from left to right in a period, the number of valence electrons increased from 1 to 8. And on moving from left to right, the number of shells remained the same. All the elements of the group had same number of valence electrons. यानी कि एक ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो कि प्री डिटरमाइंड हैं, इन्हें हम ट्रेंड्स बोलते हैं. ट्रेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, down the group and across the period. Valency. Valency of an element is determined by the number of valence electrons present in its outermost shell. किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताई जा सकती है. इन सिंपल वर्ड्स, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट ट्रेंड्स डज वैलेंसी फॉलो. इन पीरियड, on moving from left to right, the valency first increases from 1 to 4 and then it decreases to 0. जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट तक मूव करते हैं, जो वैलेंसी है वो पहले तो 1 से 4 तक इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 0.
और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द वैलेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो पहले ग्रुप में हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी और दूसरे ग्रुप में हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी। As we can clearly see, lithium, sodium and potassium, valence electrons of these elements are 1, hence their valency is 1. And as we know, lithium, sodium and potassium belong to the same group, hence we can say valency in the group remains the same. If there are less than 4 electrons in the outermost shell, it is easy for atoms to lose electron. For example, in lithium, number of electrons in outermost shell are 1 and in beryllium, number of electrons in outermost shell are 2. Hence we can say valency first increases then decreases down the period and it remains same in groups. Atomic size refers to the radius of atom. हमारे एटम का रेडियस एटॉमिक साइज बताता है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. यानी कि हमारे एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो अंतर है वो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बताता है. एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स. इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिथियम की, lithium is smaller than beryllium and beryllium is smaller than boron, boron is smaller than carbon and so on. Across the period, since number of shells remain the same, effective nuclear charge increases from left to right. अगर हम ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं नए शेल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं. Hence, atomic size of elements in first group, lithium will be smaller than sodium, sodium will be smaller than potassium and so on. Hence we can say atomic size decreases in the period and increases in the group. Trends in modern periodic table. Metallic character. Metallic character is basically the tendency of an atom to lose electrons. एक एटम कितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है, that shows its metallic character. If we talk about the trend in a period when we move from left to right, the metallic character decreases because the tendency to lose electrons also decrease. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर हर एक इलेक्ट्रॉन का कम होता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. मेटालिक चार्ज बेरिलियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा, बोरॉन का कार्बन से ज्यादा होगा एंड रेस्पेक्टिवली. If we talk about groups, metallic charge when we move from top to bottom it increases because of increase in atomic size. The tendency to lose electrons also increase. जैसे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी है दैट इज नोन एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर. अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो पीरियड के अंदर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है. हेंस नॉन मेटालिक कैरेक्टर when we move in period increases. Whereas अगर हम ग्रुप की बात करें when we move from top to bottom non-metallic character decreases because atomic size increases. Atomic size और non-metallic character दोनों inversely proportional हैं. यानी कि जितना एक एटम का साइज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. We can say metallic character decreases across the period and increases down the group. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की कोवलेंट बॉन्डिंग को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. आउट ऑफ देम फ्लोरीन इज लीस्ट मेटालिक एंड ब्रोमीन इज मोस्ट मेटालिक.
Hence we can clearly say that out of fluorine and bromine, fluorine is likely to pull that electron and form covalent bond with hydrogen. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, it increases. If the outermost electron is near to the nucleus, it experiences more nuclear charge, whereas if it is away from the nucleus, it experiences less nuclear charge. यानी कि in case of period, electronegativity will increase, and in case of group, electronegativity will always decrease. Hence we can say electronegativity increases across the period and decreases down the group. Nature of oxides. Metal oxides are always basic in nature. For example, sodium oxide, magnesium oxide, whereas non-metal oxides are always acidic in nature. In case of metal reactivity, it increases down the group because the tendency to lose electrons increases. क्योंकि जब हम ग्रुप के अंदर जाते हैं, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. दैट इज वाई द मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, and in case of non-metal reactivity it decreases because the tendency to gain electron decreases. Let's have a quick revision. Valency remains the same in group. It increases and decreases across the period. Atomic size increases down the group, but it decreases across a period. Metallic character of elements increase down the group and decreases across a period. And electronegativity decreases down the group and increases across the period.